नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस पर। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज आपका ललकार सीरीज का तीसरा वीडियो है जिसमें आप 100 प्रश्न देखेंगे, जो प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो पूरा मॉक टेस्ट ईमानदारी के साथ करिएगा, एक एक प्रश्न को देखिएगा। जो भी आपके डाउट हों कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप, मैं आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप ये वीडियो अंत तक देखें, ज़रूर देखें ताकि आपकी तैयारी पूरी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न है, मॉर्निंग सिकनेस आमतौर किसके अंत तक गायब हो जाती है? क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, मॉर्निंग सिकनेस आमतौर पर किसके अंत तक गायब हो जाती है? ऑप्शन ए है आपका 1 महीना, बी है 2 महीना, सी है 3 महीना और डी है आपका 4 महीना। यहाँ महिला नहीं होगा, महीना होगा, तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, मॉर्निंग सिकनेस आमतौर पर किसके अंत तक गायब हो जाती है? तो पहले का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, 3 माह। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? तंत्रिका, स्टेम सेल, ओवम, वृक्क कोशिकाएं। इनमें से कौन सा प्रश्न आपका सही है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो दूसरे का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, ओवम। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, वह महिला जिसने कभी जन्म नहीं दिया क्या कहलाती है? मल्टीग्रेविडा या नूलीपरा पारा या नटली ग्रेविडा या प्यूर परा? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? वह महिला जिसने कभी जन्म नहीं दिया क्या कहलाती है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है? वो बी है, नूली परा कहलाती है। क्लियर आपको? पारा कहलाती है। अगला प्रश्न है आपका, लोकिया का स्राव होता है किसके दौरान? लोकिया का स्राव किसके दौरान होता है? इसका उत्तर आपको बताना है। गर्भावस्था, स्तनपान, मासिक धर्म या प्यूपेरियम। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? कमेंट करके बता सकते हैं या अपनी कॉपी पर आप टिक कर लीजिए। लोकिया का स्राव होता है किसके दौरान? इसका उत्तर आपको बताना है। तो चौथे का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, प्यूपेरियम। क्लियर आपको? चौथे का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला अंग होता है? अंडाशय, प्लेसेंटा, गर्भाशय या लीवर? बताइएगा पांचवे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला अंग होता है। कई बार मैंने ये प्रश्न आपको कराया है और उम्मीद करता हूं आप इसका बिल्कुल सही उत्तर दे रहे होंगे। पांचवे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? पांचवे का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, प्लेसेंटा। क्लियर आपको? भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला अंग होता है प्लेसेंटा। अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था के संकेत में क्या शामिल नहीं है? चैडविक का चिन्ह, ब्रूडजिंस्की का चिन्ह, गुडेल का चिन्ह या लैडिन्स का चिन्ह? बताइए गर्भावस्था के संकेत में क्या शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? एक बार मैं शायद ये प्रश्न आपको करवा चुका हूं, तो इसका सही उत्तर आप बताइए। छठे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? छठे का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर आपको? छठे का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ब्रूडजिंस्की का चिन्ह। क्लियर आपको? बताइए, तो छठे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी, ब्रूडजिंस्की का चिन्ह। अगला प्रश्न है आपका, वीर्य में विकृत शुक्राणुओं की संख्या में वृद्धि को क्या कहा जाता है? अशुक्राणुता, एस्पेर्मिया, टेडोस्पेर्मिया या एस्थोनोस्पेर्मिया? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? वीर्य में विकृत शुक्राणुओं की संख्या में वृद्धि को क्या कहा जाता है? आठवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो आठवें का जो सही ऑप्शन है आपका वो है सी। क्लियर आपको? टेडोस्पर्मिया। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, बच्चे में सामाजिक मुस्कान कब आती है? बताइए, बच्चे में सामाजिक मुस्कान कब आती है? नौवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बच्चे में सामाजिक मुस्कान कब आती है? तो नौवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो नौवें का जो ऑप्शन आपका सही है वो ए है, 6 से 8 हफ्ते। क्लियर आपको? तो ये जानकारी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, शिशुओं में तापमान मापने का सबसे उपयुक्त मार्ग कौन सा है? ओरल, एटबो, रेक्टल या एक्जिलरी? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? शिशुओं में तापमान मापने का सबसे उपयुक्त मार्ग कौन सा है?
10वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? कहीं पर आपको रेक्टम भी लिखने को मिलेगा, दिखा मिलेगा, तो रेक्टल या रेक्टम बात एक ही होगा। शिशुओं में तापमान मापने का सबसे उपयुक्त मार्ग कौन सा है? तो 10वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, रेक्टल। वैसे बगल में लगाकर नापा जाता है सामान्यतः, लेकिन सबसे उपयुक्त मार्ग यही होता है। 10वें का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, गंभीर निमोनिया की नैदानिक विशेषता है खांसी, बुखार, तब तचपनिया या छाती खींचना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 11वें का गंभीर निमोनिया की नैदानिक विशेषता क्या है? 11वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो 11वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, छाती खींचना। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, जन्म के समय बच्चे की सिर की सामान्य परिधि क्या होती है? जन्म के समय बच्चे की सिर की सामान्य परिधि क्या होती है? बताइए। 30 से 32 सेंटीमीटर या 28 से 30 सेंटीमीटर या 33 से 35 सेंटीमीटर या 37 से 40 फीट। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? यहाँ पर सेंटीमीटर कर लीजिएगा, फीट नहीं होगा। क्लियर आपको? इतनी परिधि नहीं हो सकती है 37 से 40, ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर कर लीजिएगा आप। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जन्म के समय बच्चे की सिर की सामान्य परिधि क्या होती है? तो 12वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, 33 से 35 सेंटीमीटर। क्लियर है आपको? 12वें का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, आमतौर पर किस उम्र में बच्चे के दांत निकलना शुरू होते हैं? बताइएगा, आमतौर पर किस उम्र में बच्चे के दांत निकलना शुरू होते हैं? ए 4 से 5 महीने, बी 12 से 14 महीने और सी है आपका 8 से 10 महीने और डी ऑप्शन है आपका 6 से 8 महीने। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? आमतौर पर किस उम्र में बच्चे के दांत निकलने शुरू होते हैं? तो 13वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, 6 से 8 महीने में। क्लियर आपको? 6 से 8 माह में बच्चे के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। अगला प्रश्न है आपका, एक्लेम्पसिया से जुड़े जोखिम कारक हैं। बताइए, एक्लेम्पसिया से जुड़े जोखिम कारक हैं, इनमें से कौन से ऑप्शन आपका सही हो जाएंगे वो आप बताइएगा। पहला ऑप्शन है आपका अपरा हास्कीमिया, बी है प्रीमी प्रेविडा, सी है संवहनी रोग या डी ऑप्शन ये सभी। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है 14वें का। तो 14वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, ये सभी। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, एक्लेम्पसिया के खतरनाक लक्षण क्या हैं? पेशाब की कमी, खंडित नींद, सिर दर्द या ये सभी। 15वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो 15वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। क्लियर आपको? आपको ये पीडीएफ भी दे दी जाएगी, उसको भी आप उससे भी एक बार करिए और हर मॉक टेस्ट कम से कम आप 2 से 3 बार करिए। कम से कम 2 से 3 बार आप मॉक टेस्ट करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्लियर आपको? तो जितना अपना फोकस बनाकर रखिए, अपनी तैयारी में पूरी जी जान के साथ जुड़े रहिए। ज़्यादातर लोग तैयारी नहीं करते हैं, वो सिर्फ पढ़ाई के नाम पर नाम करते हैं, लेकिन आपको तैयारी करनी है अगर आपको सिलेक्शन अपना पक्का करना है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था की तिमाही है 29 से 40 हफ्ता, 13 से 28 हफ्ता, 0 से 12 हफ्ता या 21 से 42 हफ्ता। बताइए गर्भावस्था की तिमाही क्या होती है? बताइए। तो 16वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। देखिए, बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? गर्भावस्था की तिमाही होती है, तो इसमें से जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा हो जाएगा? 16वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा ए। क्लियर आपको? 40 हफ्ता की तो गर्भावस्था होती है, उसको 3 हिस्से में अगर बांटेंगे तो कहीं ना कहीं 29 से 40 के आसपास होगा जाके। ये कॉमन सेंस से किया जाता प्रश्न है, ठीक है। अगर आप साधारणतः भी इसमें गणित लगाएंगे तो बहुत आसानी से इसका उत्तर दे पाते। 16वें का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, एक्लेम्पसिया से जुड़े इलाज के लिए पसंदीदा दवा कौन सी है? ए ऑप्शन है डाइजेपाम, बी है मैग्नीशियम सल्फेट, सी है फिनाइटोइन और डी है आपका एल-डोपा। बताइएगा 17वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? एक्लेम्पसिया से जुड़े इलाज के लिए पसंदीदा दवा कौन सी है? तो 17वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो है बी, मैग्नीशियम सल्फेट। क्लियर आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मैग्नीशियम सल्फेट एक्लेम्पसिया से जुड़े इलाज के लिए पसंदीदा दवा है।
18वां प्रश्न है आपका, एक्लेम्सिया से जुड़ी मातृ जल जटिलताओं में शामिल है। यहां पर जटिलता होगा तो इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपका मस्तिष्क रक्तस्राव, बी है प्रसवोत्तर मनोविकृति, और सी है आपका अशांत दृष्टि, और डी ऑप्शन है आपका ये सभी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? एक्लेम्सिया से जुड़ी मातृ जटिलताओं में शामिल है। ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 18वें का। तो 18वें का डी ऑप्शन आपका सही है, ये सभी। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, सकारात्मक गर्भावस्था परीक्षण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? बताइए, सकारात्मक गर्भावस्था परीक्षण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? ए एस्ट्रोजन, बी HCG, डी LSH, और डी ऑप्शन है आपका टेस्टोस्टेरोन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सकारात्मक गर्भावस्था परीक्षण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो 19 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है? वो बी है, HCG। क्लियर आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, प्रीमी ग्रेविडा में श्रम के पहले चरण की अवधि लगभग होती है। प्रीमी ग्रेविडा में श्रम के पहले चरण की अवधि लगभग होती है 6 से 8 घंटे, 10 से 12 घंटे, 2 घंटे या 30 मिनट। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? प्रीमी ग्रेविडा में श्रम के पहले चरण की अवधि लगभग होती है। तो 20 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 20 का बी ऑप्शन आपका सही है। क्लियर आपको? बी ऑप्शन आपका सही है, 10 से 12 घंटे। क्लियर आपको? फोकस बनाकर पढ़ते रहिए और एक एक चीज को समझते रहिए, क्योंकि जितना अच्छा आपका फोकस होगा उतनी ही ज्यादा चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी। अगला प्रश्न है आपका, श्रम के तीसरे चरण की अवधि है। बताइए, 21 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? श्रम के तीसरे चरण की अवधि है 45 मिनट, 2 घंटे, 15 मिनट, 4 घंटे। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? देखिए यही वाला श्रम है, ठीक है। प्रीमी ग्रेविडा में श्रम के पहले चरण की और यहां पर तीसरे चरण की बात की गई है। क्लियर आपको? तो 21 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 21 का सी ऑप्शन आपका सही है। तीसरे चरण की अवधि 15 मिनट होती है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था का स्वागत योग एक संकेत है। डिसेंट, लाइटनिंग, आंतरिक रोटेशन, बाह्य रोटेशन। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? गर्भावस्था का स्वागत योग एक संकेत है। तो 22 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 22 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लाइटनिंग। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, एक महिला जो पहली बार गर्भवती होती है क्या कहलाती है? मल्टीपेरा, प्राइमी पेरा, या नूलीवीडा, या प्रीमी ग्रेविडा। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? एक महिला जो पहली बार गर्भवती होती है क्या कहलाती है? तो 23 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। क्लियर आपको? कौन सा? डी ऑप्शन आपका सही है, प्रीमी ग्रेविडा कहलाती है। अगला प्रश्न है आपका, असामान्य यानी कि अबनॉर्मल लेबर को क्या कहा जाता है? यूटोसिया, डिस्टोसिया, पार्ट्यूजनेशन, या डिलीवरी। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? असामान्य को, असामान्य जो लेबर होता है या असामान्य प्रसव, यहां पर प्रसव होना चाहिए वो मिसिंग है तो उसका आप ध्यान रखिएगा। असामान्य प्रसव को क्या कहा जाता है? यूटोसिया, डिस्टोसिया, पार्ट्यूनेशन, या डिलीवरी। तो 24 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 24 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डिस्टोसिया कहा जाता है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, जन्म देने की प्रक्रिया क्या है? डिस्टोसिया है, यूटोसिया है, पार्चुरेशन है, या ग्रेविडा है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जन्म देने की प्रक्रिया क्या है? 25 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो 25 का जो सही ऑप्शन है आपका वो है सी। क्लियर आपको? पार्चुरेशन कहलाता है। क्या? पार्चुरेशन कहलाता है जन्म देने की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है आपका, महिला श्रेणी का उच्चतम व्यास है। बताइए, महिला श्रेणी का उच्चतम व्यास है ऑब्लिक, एंट्रियो पोस्टीरियर, या अनुप्रस्थ, या सभी। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 26 का जो सही ऑप्शन है आपका वो है बी। क्लियर आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 26 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, एंट्रियो पोस्टीरियर। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था के दौरान होने वाली सबसे सामान्य डायबिटीज कौन सी है? गर्भावस्था के दौरान होने वाली सबसे सामान्य डायबिटीज कौन है? टाइप 2,
डीएम या टाइप 1 डीएम या डायबिटीज या स्टेज, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। यहां पर थोड़ा मिसिंग है 27 में, जो आपका वो है यहां पर जेस्टेशनल होगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा, जेस्टेशनल होगा 27 के डी में, इसका आप ध्यान रखेंगे। 27 का डी ही ऑप्शन आपका सही है, जेस्टेशनल होगा। क्लियर आपको, क्या होगा, 27 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यहां पर जेस्टेशनल होगा। क्लियर आपको, जेस्टेशनल। तो गर्भावस्था में होने वाली जो सामान्य डायबिटीज है वो जेस्टेशनल कहलाती है, जेस्टेशनल डायबिटीज कहलाती है, यहां पर जेस्टेशनल होगा। क्लियर आपको, पीडीएफ में मैं सही करवा के दूंगा आपको। अगला प्रश्न है आपका, वायरल हेपेटाइटिस का कौन सा प्रकार एक डीएनए वायरस द्वारा फैलता है। बताइए वायरल हेपेटाइटिस बी का कौन सा, हेपेटाइटिस का कौन सा प्रकार एक डीएनए वायरस द्वारा फैलता है। ऑप्शन ए है आपका हेपेटाइटिस ए, बी है हेपेटाइटिस बी, और सी है आपका हेपेटाइटिस सी, और डी है कोई नहीं। 28 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, इनमें से बताइएगा। तो सही आंसर इसका बी है। क्लियर आपको, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था के दौरान होने वाले एनीमिया को सबसे सामान्य प्रकार क्या है। फॉलिक एसिड एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, विटामिन बी12 एनीमिया, या ये सभी। बताइएगा गर्भावस्था के दौरान होने वाले एनीमिया का सबसे सामान्य प्रकार क्या है। तो 29 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। आयरन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से महिलाओं में एनीमिया होता है, वो है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। क्लियर आपको, तो ये बहुत ही आसान प्रश्न रहे होंगे आपके लिए। अगला प्रश्न है आपका, गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली आयरन टेबलेट में सामान्यतः किस आयरन युक्त यौगिक का प्रयोग किया जाता है। फेरस ग्लूकोनेट, फेवरेट फूमरेट, या फेरस सल्फेट, या ये सभी। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली आयरन टेबलेट में सामान्यतः किस आयरन युक्त यौगिक का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न को आप अलग से नोट कर लीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। क्लियर आपको, तो 30 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 30 का सी ऑप्शन आपका सही है, फेरस सल्फेट। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, शिशु के जन्म के पश्चात कितने ml से अधिक रक्तस्राव पीपीएच कहलाता है। 500 ml, 1000 ml, 100 ml, या 2000 ml। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 31 का। तो 31 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, 500 ml। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, शिशु के जन्म के 24 घंटे के अंदर होने वाला पीपीएच कहलाता है प्राइमरी पीपीएच, सेकेंडरी पीपीएच, थर्ड स्टेज पीपीएच, या सभी। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, जल्दी से बताइए। तो 32 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है, वो ए है। क्लियर आपको, 32 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, प्राइमरी पीपीएच कहलाता है। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, चिकित्सीय गर्भ समापन कानून एमटीपी कब पारित हुआ। 1970 में, 1971 में, 1980 में, या 1947 में। बताइए चिकित्सीय गर्भ समापन कानून एमटीपी कब पारित हुआ। 1970, 1971, 1980, या 1947। तो 33 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 33 का आपका बी ऑप्शन सही है। 1971 में चिकित्सीय गर्भ समापन कानून यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कब पारित हुआ, 1971 में। अगला प्रश्न है आपका, सामान्य प्रसव के बाद महिला को कितने घंटे तक अस्पताल में रुकना चाहिए। 48 घंटे, 24 घंटे, 12 घंटे, या ये सभी। तो 34 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है, वो ए है, 48 घंटे तक रुकना चाहिए। क्लियर आपको, ताकि सामान्य स्थिति कोई दिक्कत हो तो उसको देखा जा सके। तो 34 का जो सही ऑप्शन है आपका यहाँ पर ए 48 घंटे है। पर आजकल तुरंत ही दे देते हैं डिस्चार्ज, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है अस्पतालों में। भारत में अस्पतालों की काफ़ी कमी है, तो तुरंत 2-4 घंटे में अगर कोई दिक्कत नहीं आती है तुरंत डिस्चार्ज भी कर देते हैं। डिलीवरी के बाद प्रथम 5-6 दिनों में डिस्चार्ज की औसत मात्रा लगभग कितनी होती है। 1000 ml, 500 ml, 250 ml, या 100 ml। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 35 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, डिलीवरी के बाद प्रथम 3 दिन तक लोकिया का रंग कैसा होता है। पीला, गुलाबी, पीला सफेद, या लाल। इनमें से कौन से ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, जल्दी से बताइए। तो 36 का जो सही ऑप्शन है आपका वो है डी। क्लियर आपको, लाल होता है। अगला आपका है प्रश्न, लोकिया सिरोसा का रंग कैसा होता है। बताइए लोकिया सिरोसा का रंग कैसा होता है। 37 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
तो 37 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, गुलाबी होता है। क्लियर है आपको, गुलाबी होता है। अगला प्रश्न है आपका, लोकिया लाल एल्वा का रंग होता है। लोकिया लाल एल्वा का रंग, लोकिया एल्वा का रंग होता है, लाल नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। लोकिया एल्वा का रंग होता है, कौन सा होता है वो आपको बताना है 38 का। तो 38 का जो सही ऑप्शन है आपका, आप बताइए, पीला सफेद होता है या गुलाबी होता है या लाल होता है या ये सभी होता है। तो लोकिया एल्बा का रंग होता है, ए ऑप्शन आपका सही है, पीला सफेद होता है, ठीक है। 38 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था के शुरुआती 6 सप्ताह में कौन सी संरचना प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करती है? प्लेसेंटा, एम्ब्लिकार्ड, कॉर्पस लुटियस या डिसूडिया। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। गर्भावस्था के शुरुआती 6 सप्ताह में कौन सी संरचना प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करती है? तो 39 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, कार्पस लुटियस। क्लियर आपको, कार्पस लुटियम कहते हैं इसको, ठीक है, कार्पस लुटियम, ठीक है। तो ये आपको इसको सही याद रखना है, 39 का सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था के कितने सप्ताह में फंडल की ऊंचाई नाभ के स्तर पर होती है? बताइए, गर्भावस्था के कितने सप्ताह पर फंडल की ऊंचाई नाभ के स्तर पर होती है? 20 सप्ताह, 24 सप्ताह, 22 सप्ताह, 16 सप्ताह। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 40 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, 22 सप्ताह। क्लियर है आपको, 22 सप्ताह आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, प्रसव में निम्न हार्मोन सहायक है? ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरॉन होगा यहाँ पर, एस्ट्रोजन या ये सभी। तो 41 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन होगा, ठीक है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। प्रसव में निम्न हार्मोन सहायक होते हैं, 41 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 41 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, ऑक्सीटोसिन। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, जन्म के बाद तुरंत बच्चा और मां को एक साथ रखने को कहते हैं, क्या कहते हैं? रूमिंग इन कहते हैं या रूमिंग आउट कहते हैं या ए बी दोनों कहते हैं या कोई नहीं? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। जन्म के तुरंत बाद बच्चा और मां को एक साथ रखने को क्या कहते हैं? तो 42 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, रूमिंग इन कहते हैं। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था में गर्भाशय का आकार होता है, बताइए कितना होता है? 32 गुणे 24 गुणे 22 सेंटीमीटर। जब आयतन नापते हैं तो तीनों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा करते हैं, ठीक है। तो 32, 25 या 22 या दोनों या सभी। बताइएगा गर्भावस्था में गर्भाशय का आकार होता है। तो 43 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा हो जाएगा? वो सी ऑप्शन आपका सही है, दोनों होते हैं। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, प्लेसेंटा का सामान्य भार होता है 200 ग्राम, 500 ग्राम, 250 ग्राम या कोई नहीं। प्लेसेंटा का सामान्य भार कितना होता है ये आपको बताना है। प्लेसेंटा का सामान्य भार कितना होता है? तो 44 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, 500 ग्राम। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, ओआरएस का पूरा नाम क्या है? ओरल रिफ्लेक्शन सोल्यूशन या ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन या ए बी दोनों या कोई नहीं। बताइए ओआरएस का पूरा नाम क्या होता है? तो देखो, हाइड्रेशन होने पर, डिहाइड्रेशन होने पर आपको ओआरएस दिया जाता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन होने पर आपको क्या दिया जाता है? ओआरएस दिया जाता है, बच्चे को ओआरएस घोल दिया जाता है। तो 45 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, 45 का ए ऑप्शन आपका सही है, ओरल रिफ्लेक्शन सोल्यूशन। क्लियर आपको। ए नहीं, यहां पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 45 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, यहां पर रिफ्लेक्शन वाला नहीं, रिहाइड्रेशन वाला होगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर आपको। ए वाला नहीं सही होगा 45 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर आपको। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, बी ऑप्शन आपका सही होगा 45 का, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, सामुदायिक के स्वास्थ्य केंद्र में कितने बेड होते हैं? 20, 30, 40 या 50। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कितने बेड होते हैं? तो ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? 46 का। तो 46 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, 30 बेड होते हैं। क्लियर आपको। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 30 बेड होते हैं।
अगला प्रश्न है आपका, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या पर बनता है? 3000, 6000, 7000 या कोई नहीं? बताइएगा एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या पर बनता है? तो 47 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, 3000 की जनसंख्या पर। क्लियर आपको? 3000 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनता है। प्रसव कक्ष का तापमान कितना होता है? 24 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 19 डिग्री सेंटीग्रेड या 25 डिग्री सेंटीग्रेड? अगला प्रश्न है आपका, प्रसव कक्ष का तापमान होता है 24 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 19 डिग्री सेंटीग्रेड या 25 डिग्री सेंटीग्रेड? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? प्रसव कक्ष का तापमान होता है। तो 48 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा हो जाएगा? वो सही ऑप्शन है आपका डी। ठीक है, 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो नियर अबाउट करेंगे, जो सबसे पास में होगा वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड सही होगा। ठीक है, तो 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रखना चाहिए। यहां पर 25 दिया गया है इसलिए हम 25 को सही कर देंगे। तो प्रसव कक्ष का तापमान कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, गर्भस्थ शिशु की हलचल कौन से सप्ताह से महसूस की जा सकती है? बताइए, गर्भस्थ शिशु की हलचल कौन से सप्ताह से महसूस की जा सकती है? 22वें सप्ताह, 8वें सप्ताह, 20वें सप्ताह या 14वें सप्ताह? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? गर्भस्थ शिशु की हलचल कौन से सप्ताह से महसूस की जा सकती है? तो 49 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, 22वें सप्ताह से। अगला प्रश्न है आपका, शिशु का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए? बताइए, शिशु का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए? तो 50 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। ठीक है, 36.6 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है आपका, इंक्यूबेटर रूम का तापमान होना चाहिए। देखिए, इंक्यूबेटर रूम क्या होता है? जो बच्चा जन्म लेता है कभी कभी उसकी तबीयत सही नहीं होती है, ठीक है, उसको देखभाल के लिए कुछ घंटों के लिए एक रूम में रखा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? इंक्यूबेटर रूम कहते हैं। क्लियर आपको? तो 51 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ए, 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड वहां का तापमान होना चाहिए। क्लियर आपको? ना ही बहुत ठंडा हो और ना ही बहुत गर्म हो। अगला प्रश्न है आपका, किस विटामिन की अधिकता के कारण जिगर की क्षति होती है? विटामिन B1, विटामिन B2 या विटामिन B3 या विटामिन डी? बताइए किस विटामिन की अधिकता के कारण जिगर की क्षति होती है? तो 52 का तो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, विटामिन B3। अगला प्रश्न है आपका, मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक विटामिन का नाम बताइए। मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक विटामिन का नाम बताइए। विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12 या उपरोक्त सभी? 53 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो 53 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, उपरोक्त सभी। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन के रूप में, शुगर के रूप में, स्टार्च के रूप में या ग्लूकोज के रूप में? मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है किसके रूप में? तो 54 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, ग्लाइकोजन के रूप में। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, विटामिन से? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जल्दी से बताइए। 55 शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन? तो 55 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? वो सही उत्तर है आपका ए। क्लियर आपको? 55 का कौन सा सही उत्तर? ए, प्रोटीन। ये तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा। अगला प्रश्न है आपका, शाकाहारी प्रोटीन पाते हैं हम किन चीजों से? शाकाहारी प्रोटीन पाते हैं दालों से, यहां दलों नहीं होगा, दाल होगा, ठीक है, दालों से, सब्जियों से, दूध से या ये सभी से? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? शाकाहारी प्रोटीन पाते हैं। जो शाकाहारी लोग होते हैं वो किससे प्रोटीन पाते हैं ये आपको बताना है। तो 56 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा हो जाएगा? वो सही ऑप्शन है आपका, जो सामान्यतः आपको प्रोटीन मिलता है सबसे अधिक वो दालों से मिलता है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो 57 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? वो है डी, विटामिन डी प्राप्त होता है। क्लियर आपको? यह उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? 0.35, 0.5,
0.43 या 0.55। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो 58 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्लियर आपको? 0.43। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? मूली, सेम, शैवाल या ये सभी? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो 59 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा हो जाएगा? 59 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्लियर आपको? शैवाल। अगला प्रश्न है आपका, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? ए पोटेशियम, बी क्लोरीन, सी ब्रोमीन और डी कोई नहीं। यहाँ पर क्लोरीन होगा, इसको सही कर लीजिएगा। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? 60 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 60 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, पोटेशियम। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है विटामिन ए, विटामिन B1 या विटामिन सी या विटामिन डी? तो 61 का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, विटामिन ए। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है P30, CO60, P32 या C14? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 62 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 62 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको कोबाल्ट 60 भी कहते हैं। क्या? कोबाल्ट 60 भी कहते हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होने वाली ये एक धातु है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राण, यहां पर प्राण होगा, प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? बताइए निम्न में से कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? ए प्लेग, बी टाइफाइड, सी हैजा, डी इनमें से कोई नहीं। 63 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? तो 63 जो में जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। इनमें से कोई भी रोग वायु के माध्यम से नहीं फैलता है। हैजा होता है ये गंदे पानी से फैलता है, ठीक है। और जो प्लेग होता है ये चूहों से फैलता है। क्लियर आपको? और टाइफाइड तो आपका बुखार है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? साइक्रोज, सुक्रोज, कैरोटीन, लैक्टोज? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है? तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा 64 का? तो 64 का डी ऑप्शन सही है, लैक्टोज। क्लियर आपको? दूध के लिए लैक्टोज। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा वसा का एक अच्छा स्रोत है? ए सेब, बी टमाटर, सी बादाम, डी एवोकाडो? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? इनमें से कौन सा वसा का एक अच्छा स्रोत है? तो 65 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो कौन सा होगा? वो डी होगा, एवोकाडो। क्लियर आपको? एवोकाडो डी ऑप्शन आपका सही है। जो हरे फल होते हैं, ताजे फल होते हैं, उनमें जल की मात्रा अधिक होती है, तो वहाँ पर सेब और टमाटर में तो आपको मिलेगा ही नहीं वसा, बादाम में मिलेगा और एवोकाडो में मिलेगा। तो 65 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, ऊर्जा मापी यंत्र कैलोरीमीटर द्वारा क्या नहीं मापा जाता है? शरीर में व्यय ऊर्जा, शरीर द्वारा उत्पन्न ऊर्जा, शरीर की ऊर्जा की मांग या विटामिन से उत्पन्न ऊर्जा? क्या विटामिन से उत्पन्न ऊर्जा उत्पन्न होती है? यह भी एक प्रश्न हो सकता है आपका। ऊर्जा मापी यंत्र कैलोरीमीटर द्वारा क्या नहीं मापा जाता है? तो 66 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 66 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर आपको? विटामिन में कोई ऊर्जा नहीं होती है, तो सी का 66 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मां के दूध में कितनी कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है? 67 से 70 कैलोरी या 65 कैलोरी या 117 कैलोरी या 496 कैलोरी? बताइए मां के दूध में कितनी कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है? 67 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 67 का एक ए ऑप्शन आपका सही है, 67 से 70 कैलोरी। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, एक माह से 6 माह तक के बच्चे को उसके किलोग्राम वजन के आधार पर कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 98 कैलोरी, 108 कैलोरी, 1240 कैलोरी या 1690 कैलोरी? बताइएगा
1 माह से 6 माह तक के बच्चे को उसके किलोग्राम वजन के आधार पर कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो 68 का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, 108 कैलोरी। क्लियर आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को साधारण महिला की अपेक्षा कितनी कैलोरी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? ए 100 कैलोरी, बी 200 कैलोरी, सी 300 कैलोरी और डी है आपका 400 कैलोरी। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को साधारण महिला की अपेक्षा कितनी कैलोरी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो 69 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 300 कैलोरी। अगला प्रश्न है आपका, 1 से 3 वर्ष के बच्चे को प्रतिदिन कितना पत्तेदार सब्जियां ग्रहण करनी चाहिए? बताइए 70 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 70 का ए ऑप्शन आपका सही है, 50 ग्राम। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किसके लिए होती है? शरीर निर्माण के लिए, शरीर को ऊर्जा देने के लिए, शरीर को सुरक्षा देने के लिए, या इनमें से सभी? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किसके लिए होती है? तो 71 का डी ऑप्शन आपका सही है, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में अनावश्यक अमीनो अम्ल कौन है? आइसोल्यूसिन, लाइसिन, क्रिप्टोफैन या टायरो? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जल्दी से बताइए। तो 72 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, टायरो। क्लियर आपको? अगला अगला प्रश्न है आपका, एक धात्री महिला को सामान्य की अपेक्षा कितने ग्राम प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है? 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम या 5 ग्राम? तो 73 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 73 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 ग्राम। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त प्रोटीन का उदाहरण है? ग्लाइकोलिपिड या फास्फोलिपिड या सल्फोलिपिड या लिम्फोलिपिड प्रोटीन? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त प्रोटीन का उदाहरण है? बताइए। तो 74 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। क्लियर आपको? लिम्फोप्रोटीन। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, दैनिक ऊर्जा का सर्वाधिक भाग किस पोषक पदार्थ से प्राप्त होता है? ए वसा, बी कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन, डी विटामिन? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? दैनिक ऊर्जा का सर्वाधिक भाग किस पोषक पदार्थ से प्राप्त होता है? तो 75 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, कार्बोहाइड्रेट से। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, मांसपेशियों का लाल रंग किस विशिष्ट प्रोटीन के कारण होता है? हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, एक्टिन या मायोस? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? मांसपेशियों का लाल रंग किस प्रोटीन विशिष्ट प्रोटीन के कारण होता है? तो 76 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा हो जाएगा? वो बी, मायोग्लोबिन। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, रक्त शर्करा के नाम से प्रसिद्ध कार्बोहाइड्रेट कौन है? फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है या ग्लैक्टोज है या माल्टोज है? बताइए रक्त शर्करा के नाम से प्रसिद्ध कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो 77 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, ग्लूकोज होता है। यह रक्त शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ती है, क्लियर आपको, तो ग्लूकोज के कारण। अगला आपका प्रश्न है, पानी की सर्वाधिक मात्रा शरीर के किस भाग में होती है? रक्त प्लाज्मा में, मस्तिष्क में, मांसपेशियों में या हड्डियों में? बताइए पानी की सर्वाधिक मात्रा शरीर के किस भाग में होती है? तो 78 का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, रक्त प्लाज्मा में। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, किस प्रकार की रक्ताल्पता में रक्त कोशिकाओं का आकार दराती के आकार का हो जाता है? परनीसियस एनीमिया, फेकोनाई एनीमिया, अप्लास्टिक एनीमिया या सिकल सेल एनीमिया? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 79 का, तो 79 का डी ऑप्शन आपका सही है, सिकल सेल एनीमिया। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए कौन सा पोषक पदार्थ आवश्यक है? कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, इनमें से सभी? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए कौन सा पोषक पदार्थ आवश्यक है? तो 80 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, इनमें से सभी। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से हिंदू विवाह की विशेषता कौन सी है? सामाजिक समझौता, धार्मिक संस्कार, अस्थायी संबंध,
बिना अदालत के तलाक। तो बहुत अच्छे से आपको ये प्रश्न बताया गया है, उम्मीद करता हूं आप इसका सही उत्तर देंगे। तो 81 का जो सही ऑप्शन है आपका बी। क्लियर आपको? तो ये हिंदू विवाह की विशेषता होती है, धार्मिक संस्कार है एक। हिंदू विवाह विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1856 में, 1948 में, या 1952 में, या 1965 में? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 82 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है? वो ए है। क्लियर आपको? ए ऑप्शन आपका सही है, 1856 में। अगला प्रश्न है आपका, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सोरोकिन है, या रिजले हैं, या वेस्टरमार्क हैं, या गिलबर्ट है? 83 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 83 का सी ऑप्शन आपका सही है, वेस्टरमार्क। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया के लेखक कौन है? आईपी देसाई हैं, इरावती कर्वे हैं, केएम कपाड़िया हैं, पीएच प्रभु हैं? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया के लेखक कौन है? आईपी देसाई हैं, या इरावती कर्वे हैं, या केएम कपाड़िया हैं, पीएच प्रभु है? तो 84 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा हो जाएगा? वो सी है। क्लियर आपको? केएम कपाड़िया है। अगला प्रश्न है आपका, स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1865 में, 1882 में, 1891 में, या 1910 में? तो स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो 85 का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, 1882 में हुआ। क्लियर आपको? किसके अनुसार हिंदू विवाह एक धार्मिक कृत्य है? पीएच प्रभु, आर जोशी, अमर प्रकाश, अवध बिहारी? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? किसके अनुसार हिंदू विवाह एक धार्मिक कृत्य है? तो 86 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? वो ए हो जाएगा, पीएच प्रभु। क्लियर आपको? ए उत्तर बिल्कुल सही है, पीएच प्रभु के अनुसार हिंदू विवाह एक धार्मिक कृत्य है। अगला प्रश्न है आपका, महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार इस कोड में दिया जाता है? हिंदू कोड बिल, मुस्लिम एक्ट, दहेज निरोधक कानून, या भ्रष्टाचार निरोधक कानून? बहुत ही आसान है आपका, महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार किस कोड में दिया जाता है? तो 87 का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, हिंदू कोड बिल में। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, बाल श्रम निषेध अधिनियम पारित हुआ 1986 में, 1952 में, 1965 में, या 1972 में? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बाल श्रम निषेध अधिनियम पारित हुआ। तो 88 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 88 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, 1986 में। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए सर्वोत्तम साधन है? मद्य निषेध, या सामाजिक विकास, या अस्पृश्यता निषेध, या सामाजिक कानून? बताइए कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए सर्वोत्तम साधन कौन सा हो सकता है? तो 89 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा है? वो बी है। क्लियर आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सामाजिक विकास। अगला प्रश्न है आपका, अभिन्नताओं के बावजूद एकता सूत्र में बांधता है क्या? जातीय एकता, या भारत का संविधान, या भाषाई एकता, या धार्मिक एकता? बताइए, अभिन्नताओं के बावजूद एक सूत्रता में बांधता है, इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, भारत का संविधान। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, भारत ने सदैव एक ही आदर्श अपनाया है? वसुधैव कुटुंबकम का, या धर्मांधता का, या हिंसा का, या कट्टरता का? बताइए। G20 का ये आदर्श वाक्य भी रखा गया है, थीम वाक्य G20 सम्मेलन का। ठीक है, तो भारत ने सदैव एक ही आदर्श अपनाया है, वो कौन सा है? तो 91 का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, वसुधैव कुटुंबकम। अगला प्रश्न है आपका, महिला आरक्षण विधेयक संविधान के किस संशोधन से संबंधित है? बताइए, महिला आरक्षण विधेयक संविधान के किस संशोधन से संबंधित है? ए 108 में, बी 110 में, सी 113 में, या डी 115 में? ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 92 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, 108 में। क्लियर आपको? बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 में महिलाओं के लिए कितनी न्यूनतम वैध आयु का प्रावधान किया गया? ए 18 वर्ष, बी 19 वर्ष, सी 21 वर्ष, और डी है 23 वर्ष। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जल्दी से बताइए। तो 93 का सी ऑप्शन आपका सही है, 21 वर्ष। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? बताइए, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया?
ए 2021, बी 2015, सी 2018 या डी 2022? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 94 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर आपको? बहुत से अभ्यर्थियों को लगेगा कि इसका आंसर 2015 सही होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर 2021 ही सही है, क्योंकि जो लेटेस्ट संशोधन है वो 2021 में किया गया था। 2015 में भी संशोधन हुआ था और 2021 में भी संशोधन हुआ है। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल क्लियर रखिएगा। 2021 आंसर इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में महिला उद्यमिता के मार्ग में बाधाएं हैं, परंपरागत मूल्य, समाज या महिला शिक्षा या ये सभी? भारत में महिला उद्यमिता के मार्ग में बाधाएं क्या है? तो 95 का जो सही उत्तर है आपका वो डी है, ये सभी। ठीक है, परंपरागत मूल्य यानी कि जो पुरानी प्रथाएं हैं वो भी बाधक का कार्य करती हैं, और समाज तो करता ही है, रोक लगाता है, महिला ये नहीं कर सकती, महिला वो नहीं कर सकती, पुरुष कैसे करने दे सकता है अपनी महिला को ये। तो ये सब सोच है समाज की। और महिला अशिक्षा, कई जगह पर महिलाओं को शिक्षा नहीं मिलती है, लेकिन ये सारी परिभाषाएं बहुत पुरानी है। आज के युग में काफ़ी कुछ बदल चुका है। तो 95 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, समाज सुधारकों में शामिल है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राय या दयानंद सरस्वती या ये सभी? बताइए, समाज सुधारकों में शामिल है। तो 96 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। क्लियर आपको? ये सभी समाज सुधारक है। अगला प्रश्न है आपका, किस काल में महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी मानी जाती है? मध्यकाल में, राजपूत काल में, वैदिक काल में या पाषाण काल में? तो 97 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, वैदिक काल में। अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या के आकार को कौन सा कारक प्रभावित करता है? जन्म दर, मृत्यु दर, निष्क्रमण या इनमें से सभी? बताइए, जनसंख्या के आकार को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो 98 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 98 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी। जन्म दर यानी कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, मृत्यु दर जो लोग मर रहे हैं, और निष्क्रमण यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं। क्लियर आपको? तो डी ऑप्शन आपका इसका सही है। अगला प्रश्न है आपका, अनुकूलतम अथवा आदर्श जनसंख्या के सिद्धांत का समर्थक है, ये कौन है? ये किसका कथन है? सोरोकिन का, माल्थस का, वेबर का या टानीज का? बताइए, अनुकूलतम अथवा आदर्श जनसंख्या के सिद्धांत का समर्थक कौन है? ये किसका कथन है? तो 99 का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, माल्थस है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, सर्वाधिक लिंगानुपात जनगणना 2011 वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है, केरल है, उत्तर प्रदेश है या कर्नाटक है? बताइए, सर्वाधिक लिंगानुपात जनगणना 2011 वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा, केरल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो 100 का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, केरल है। क्लियर आपको? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल है। तो ये रहा 100 एमसीक्यू का आपका फुल मॉक टेस्ट वीडियो, जिसमें आपने 100 प्रश्न देखे। उम्मीद करता हूं कि सभी प्रश्न आपने पूरी ईमानदारी के साथ किए होंगे और एक एक प्रश्न अटेंड किया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और 100 प्रश्नों में कुल कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।